जब भी आप अपना रिज्यूमे भेजते हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचेगा कि एचआर उसको मैन्युअली चेक कर रहा हो। छोटी कंपनीज में ऐसा हो जाता है कि वहां पे कम रिज्यूमे आते हैं तो आपका एक एक रिज्यूमे मैन्युअली चेक हो जाता है। लेकिन अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे सिर्फ 10-20 के अराउंड ही उनके पास रिज्यूमे आ जाते हो जिसको वो मैन्युअली चेक कर लेते हो। बिल्कुल भी नहीं, वहां पे 1000, 2000, 5000 से भी ऊपर रिज्यूमे आते हैं। कुछ ऐसे टूल्स खरीदे होते हैं जो कि आपके रिज्यूमे को वेरीफाई कर सके, आपके रिज्यूमे का एक स्कोर बना देते हैं। अगर आपने उनके ही डिसाइडेड स्कोर से ऊपर स्कोर कर लिया तो आपको कॉल कर दी जाती है, नहीं तो आपको कनेक्ट नहीं किया जाता। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको ये चीज तो पता चल ही गई होगी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिज्यूमे किस तरह से बनाया जाता है, बोथ फॉर एक्सपीरियंस्ड एंड फॉर फ्रेशर्स। एक रिज्यूमे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चाहे आप उस रिज्यूमे में 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ या हफ्ता, लेकिन उतना टाइम तो उसमें जरूर यूटिलाइज करो कि जितना आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ एक ही रिज्यूमे नहीं आया होता। उसी पोजीशन के लिए 100, 1000 या फिर उससे भी ज्यादा रिज्यूमे आए होते हैं जिनमें से उनको शॉर्टलिस्ट कर किसी किसी को कॉल करना पड़ता है। तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जब भी आप कोई रिज्यूमे बनाते हो और आपका इंटरव्यूअर या फिर जब भी आप किसी भी कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजते हो तो वो उसको किस तरह से शॉर्टलिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो उनके पास बहुत ज्यादा रिज्यूमे आए होते हैं तो उसको मैन्युअली सब चेक नहीं करते। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब वो ऑटोमेटिकली चेक हो तो आपको अपना रिज्यूमे में क्या क्या चीजें वैसी लिखनी चाहिए कि आपका रिज्यूमे अच्छा स्कोर करे जब भी वो ऑटोमेशन प्रोसेस कोई भी फॉलो करते हो। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब बात करते हैं कि जब भी आप अपना रिज्यूमे लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज होती है बेसिक इंट्रोडक्शन, कि आप अपने बारे में जो जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं जो कि एचआर को या फिर कंपनी को जानने की जरूरत होती है, आपको वो चीजें के बारे में वहां पे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए अपना नाम भी आपको बोल्ड अक्षर में लिखना चाहिए जो कि बाकियों से अलग दिखे। सबसे पहले लिखना चाहिए नाम, उसके बाद आपको अपने ही रोल या फिर डेजिग्नेशन के बारे में लिखना चाहिए ताकि जब भी आपका कोई रिज्यूमे देख रहा हो तो उसके दिमाग में ये चीज आ जाए कि आपको किस प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए, उनको बार बार आपका रिज्यूमे ना देखना पड़े। तो आपको वहां पे पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, डॉटनेट डेवलपर या फिर किसी भी तरह का आप डेवलपर हो वहां पे लिख दीजिए। उसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल हो टेस्टर की तो आप वहां पे सॉफ्टवेयर टेस्टर लिख सकते हैं, और इसके अलावा आपकी जो भी प्रोफाइल हो आप वहां पे अपना रोल या फिर डेजिग्नेशन वहां पे मेंशन कर दीजिए। उसके अलावा जो आपको वहां पे चीजें लिखने की जरूरत होती हैं वो होता है आपका ईमेल एड्रेस या फिर अपना मोबाइल नंबर की जिसपे एचआर आपको कनेक्ट कर सके। उसके अलावा अपना एड्रेस की अगर बाद में इन फ्यूचर अगर उनको जरूरत पड़ी आपका एड्रेस जानने के लिए तो आप वो इन्फॉर्मेशन अपनी पहले ही दे दें। उसके अलावा अपना गिटहब का अकाउंट और लिंक्डइन का अकाउंट भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। इनके अलावा किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन में ही अपनी डीओबी डालकर रख देते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ डाल के रख देते हैं जिसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अलावा इंस्टाग्राम का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, स्नैपचैट का अकाउंट और भी ना जाने कितने ही सोशल मीडिया के अकाउंट वहां पे लिख के रख देते हैं जिनकी एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और उसके अलावा अपने बैकग्राउंड जो भी आपके घर की हालात है, अपने मम्मा पापा के बारे में वहां पे मेंशन करना, इन सब चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब भी कोई आपका रिज्यूमे देखता है तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इनवैलिड सी हो जाती है कि कोई भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। तो ये जो चीजें आपको मेंशन करी है मैंने अभी, सिर्फ आपको इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है और बेसिक इंट्रोडक्शन में सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में ही लिखें। उसके अलावा आपको किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप ये चीज देख सकते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरी चीज आपको अपने रिज्यूमे में लिखनी चाहिए वो होता है आपका करियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप अपने करियर में क्या गोल रखते हो। जब भी कोई एचआर आपके उस करियर ऑब्जेक्टिव को देखे तो उनको आइडिया हो जाए कि आप अपने करियर को लेके कितना ज्यादा फोकस्ड हो, क्या क्या आप में चीजें ऑलरेडी करके रखी हैं या फिर आप क्या चीजें इस कंपनी को डिलीवर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ये चीज देख सकते हैं। तीसरी चीज जो कि आपको अपने रिज्यूमे में लिखने की जरूरत होती है वो होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस।
इस कंपनी से पहले आपने जितनी भी कंपनीज में काम किया होता है आपको उन सबके बारे में वहां पे लिखना होता है इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि जो सबसे पहले आपने काम किया होता है वो सबसे एंड में, और जो सबसे लेटेस्ट में आप काम कर रहे हो जिस कंपनी में वो आपको सबसे ऊपर लिखने की जरूरत होती है। और इसके अलावा क्या क्या चीजें वहां पे लिखने की जरूरत होती है आप वहां पे ये सब चीजें नोट डाउन करके रख लीजिए। सबसे पहली चीज होती है आपकी कंपनी का नाम, उसके बाद आपका रोल, उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन, उसके बाद आपने कितने इंटरवल तक उस कंपनी में काम किया है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग डेट और आपकी एंड डेट दोनों चीजों को वहां पे मेंशन करने की जरूरत होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बहुत ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं वो चीज होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप ये सब चीजें मेंशन करिए कि आप जब उस कंपनी में काम कर रहे थे तो आपके ऊपर किन किन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, आप उस कंपनी में क्या क्या काम कर रहे थे, इन सब के बारे में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले कॉलम में मेंशन कर दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम होता है, तो इसको जब भी लिखिए तो अपनी ग्रामेटिक मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि जिसको आप अगर इंटरनेट पर सर्च करके उसको इफेक्टिव वे में लिख सकते हो तो ये चीज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई एचआर आपका रिज्यूमे देखते हैं। तो सैंपल के लिए मैं आपको ये रिज्यूमे दिखा देता हूं, ये मेरा पर्सनल रिज्यूमे की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो भी मैं अपने कंपनी में परफॉर्म करता था। आप इससे एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आप अपने रिज्यूमे में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है आपके टेक्निकल स्किल्स का। टेक्निकल स्किल्स को इस तरह से लिखिए कि जब भी उसको कोई भी पढ़े तो उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इसको आप कैटेगरी बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट्स या फिर बुलेट पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो आपको जिस तरह से भी सही लगे आप उस तरह से टेक्निकल स्किल्स को लिख सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड टेक्निकल स्किल्स ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं जब भी कोई आपका रिज्यूमे देखता है। मान लो कि अगर एचआर ने आपका रिज्यूमे देखा तो एचआर को भी इतनी ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं होती उन सब पॉइंट्स के बारे में, तो आप उसको इस तरह से लिखिए कि जब भी एचआर अपनी जेडी के साथ उन टॉपिक्स को कंपेयर करे तो उनको वो सारे रिजल्ट्स मिल जाए। क्योंकि जब एचआर भी आपके टेक्निकल स्किल्स को देखते हैं तो उनको भी इन सब स्किल्स की डीप नॉलेज नहीं होती, उनके लिए ये सिर्फ वर्ड्स होते हैं जिनको उनको कंपेयर करना होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। आपने जनरली जेडी में भी देखा होगा कि वहां पे भी ये सब चीजें मेंशन करी होती हैं कि उनको बैकएंड टेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी में काम करने वाले बंदे चाहिए, या फिर उनको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले बंदे चाहिए, या फिर उसके अलावा कौन कौन से फ्रेमवर्क पे आपने काम किया है, कौन कौन से डेटाबेसेस पे आपने काम किया है। तो ये सब चीजों को आप एक कॉलम अच्छे से बनाकर रख लीजिए ताकि जब एचआर आपका वो कॉलम देखे तो उनको खुद भी समझ में आ जाए कि अच्छा ये और ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, तो आपका रिज्यूमे आगे प्रोसीड किया जाए। सैंपल के लिए मैं आपको अपने ही रिज्यूमे में लिखी हुई टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताता हूं कि किस तरह से मैंने बैकएंड टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, वेब डिजाइन का अलग अलग कॉलम बनाया हुआ है, और जो जो भी उसके अंडर आते हैं मैंने उन सबको मेंशन कर दिया हुआ है। आपको भी जो जो भी अगर आपके स्किल सेट है उस हिसाब से वहां पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बताना होता है कि आपने 10th, 12th या फिर बीटेक, बीएससी, एमटेक, एमएससी या फिर जो भी मास्टर्स आपने या फिर जो भी आपने कोर्स किए होते हैं वो आपने कहां से किए होते हैं और आपके उसमें सीजीपीए या फिर परसेंटेज कितनी है, इन सब के बारे में आपको बताना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये चीज देख सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है आपके प्रोफेशनल स्किल्स का, यानी कि प्रोफेशनली आपके अंदर कौन कौन से स्किल सेट हैं जो कि दूसरी कंपनी में जाकर काम आने लायक होते हैं, आपको इन सब के बारे में बताने की जरूरत होती है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप वहां पे ये चीज मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा क्या आप एक टीम प्लेयर हो या फिर लीडर हो, उसके अलावा क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या फिर आपने कितना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, किस तरह से आप डिसिप्लिन में रहते हो, ये सब चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो कि शायद आपके दिमाग में अभी ना आ रही हो, आप उसके बारे में इंटरनेट पर बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स कौन कौन से होते हैं। आपको जो भी स्किल्स अपने रेलेवेंट लग रहे होंगे आप उन सब स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है आपके प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस का, यानी कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं इंडिविजुअली भी और या फिर अपने प्रीवियस कंपनी में भी आपने जितना भी काम किया है आप उन सब के बारे में लिख सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रैंडमली ही इंटरनेट से उठाए हैं, तो आप ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स वहां पे लिख सकते हैं। जो जो भी प्रोजेक्ट्स आपने प्रीवियस कंपनी में किए हैं या फिर इंडिविजुअली किए हैं
आप वहां पे बस वही चीजें मेंशन करिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप भी इंटरनेट से उठाकर अपने रिज्यूमे में ये सारी चीजें लिख दें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप अपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हो तो वो आपसे उन सब चीजों के बारे में पूछते भी हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हो तो सबसे पहले उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दें, उसके बाद कि उस प्रोजेक्ट में कितने लोगों ने काम किया है, यानी कि उस प्रोजेक्ट का टीम साइज कितना है, उसके बाद कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उस प्रोजेक्ट में यूज की गई थी, उन सब के बारे में लिखना, और उसके बाद कि आपका रोल क्या था उस प्रोजेक्ट में, उसके बारे में लिखना। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में लिखो तो अपने रिज्यूमे में ये सब चीजें मेंशन जरूर करें। एक और चीज जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करें, वहां पे सिर्फ नाम बिल्कुल भी ना लिखें। बहुत ज्यादा रिज्यूमे भी मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने रिज्यूमे में सिर्फ 5 या 6 प्रोजेक्ट के नाम मेंशन कर दिए हैं और उसकी बिल्कुल भी डिटेल वहां पे मेंशन नहीं की। ये चीज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साबित हो जाता है जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, ये सब चीजें भी काउंट होती है। तो हमेशा जब भी आप प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताएं तो जो मैंने 4-5 चीजें आपको बताई हैं उन सब चीजों को मेंशन जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपका प्रोजेक्ट पब्लिक डोमेन में आ चुका है, लाइव चल रहा है, तो आप उसका URL भी मेंशन कर सकते हो, जो भी उसका एड्रेस है, या फिर वो खुद भी उस पर क्लिक करने के बाद वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप वहां पे लिंक डाल सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीजें उनको बतानी है जो कि आपको लगता हो कि उनको इंप्रेस कर जाए या फिर आपका कैंडिडेट आगे बढ़ने में या फिर शॉर्टलिस्ट होने में और ज्यादा कामयाब हो जाए, तो आपको वो सब चीजें लिखने की जरूरत हो जाती है। तो आप इन सब चीजों में अपनी अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन कर सकते हो, अपनी हॉबीज के बारे में मेंशन कर सकते हो, या फिर इसके अलावा भी अगर आप में कोई भी स्किल सेट हो जो कि आपने अभी तक अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया हो, तो आप उन सबको इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन कर सकते हो। और ये था एक्सपीरियंस 1 का रिज्यूमे कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास ऑलरेडी पिछली कंपनीज का एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, तो आपको अपना रिज्यूमे किस तरह से लिखना चाहिए। बिफोर मूविंग टू द फ्रेशर्स, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि जब भी एक्सपीरियंस 1 इन सब चीजों को बना रहे हो, यानी कि अपना रिज्यूमे बना रहे हो, तो सीक्वेंस पे जरूर ध्यान दें। कभी भी सीक्वेंस को ऊपर नीचे मत कीजिएगा, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने ऊपर ही जाकर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख दी और नीचे जाके आप अपना सारा वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो। जब आप एक एक्सपीरियंस हो जाते हो तो एकेडमिक अचीवमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती एज कंपेयर टू योर वर्क एक्सपीरियंस। इसके अलावा अब बात करते हैं फ्रेशर के रिज्यूमे के बारे में, यानी कि फ्रेशर का रिज्यूमे किस तरह से बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए और उसका सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए। और अगर मैं फ्रेशर की बात करूं तो उनके लिए भी सिमिलर ही चीजें रहती हैं, बस कुछ चीजों को नहीं लिखना होता और कुछ चीजों को ऊपर नीचे करके फॉर्मेट चेंज करना होता है। तो सबसे पहले जब भी एक फ्रेशर अपना रिज्यूमे बनाता है तो उसको भी सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत होती है। जिस तरह से मैंने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, आप उसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, जो मैंने पहले बताया था, आप उसी को ही फॉलो करके अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। उसके अलावा आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप एक फ्रेशर होते हो तो आपके वर्क एक्सपीरियंस से ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, आप 60% थ्रू आउट हो भी या नहीं। तो ये सब चीजें उस टाइम पे बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो सबसे पहले आप वहां पे अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जिस चीज पे फोकस करने की जरूरत होती है वो होते हैं आपके टेक्निकल स्किल्स। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि किस तरह से टेक्निकल स्किल्स लिखने चाहिए, आप उसी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि इसको आप अपने वर्क एक्सपीरियंस या फिर अपने एक्सपीरियंस से पहले ही लिखो। क्योंकि एज ए फ्रेशर मुझे भी पता है कि किसी को भी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो अपने ये सब एक्सपीरियंस लिखने से पहले अपने स्किल सेट ही मेंशन कर दे, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि जब भी कोई एचआर भी आपका रिज्यूमे देखता है तो वो सबसे पहले आपके टेक्निकल स्किल्स ही देखता है कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं या नहीं आती, तो इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक्सपीरियंस जब आप लिखते हो तो उससे पहले आप टेक्निकल स्किल्स के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है। इस टाइम पे आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस लिखना होता है। एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है कि आपने कॉलेज टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में वहां पे लिखना होता है और उनकी सारी डिटेल्स आपको वैसे ही लिखनी होती है जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस 1 के बारे में आपको बताया। पहले थोड़ी सी डिटेल वहां पे लिख दीजिएगा, उसके बाद कि आपका क्या रोल था, टीम साइज क्या था, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वहां पे यूज की गई थी, आप इन सब चीजों के बारे में वहां पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो भी इंटर्नशिप आपने की होती है या फिर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया होता है, उन सब चीजों को भी आप एक्सपीरियंस में मेंशन कर सकते हो जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड ही हो।
और उसके बाद आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स लिखने की जरूरत होती है। जिस तरह से मैंने पहले सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया, आप उसी तरह से यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो भी अचीवमेंट होती है या फिर जो भी आपकी हॉबीज होती हैं, जो भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड करना चाहते हो, उन सबके बारे में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप एक फ्रेशर का रिज्यूमे बना सकते हो। तो अब बात करते हैं 5 ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो, बोथ फॉर एक्सपीरियंस एंड फॉर फ्रेशर। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 पेजेस का रिज्यूमे ही बनाइए, उससे ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा। बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक ही पेज में सब कुछ बताना, लेकिन आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 पेज का यूज कीजिए। ट्राई कीजिए कि एक पेज पे अगर बन जाता है तो सिर्फ एक पेज ही बनाइए, लेकिन अगर नहीं बनता तो मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 पेज, उससे ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर मैं फ्रेशर की बात करूं तो फ्रेशर के लिए सिर्फ एक पेज सफिशिएंट होता है। अगर आप ज्यादा पेज भी लगा देते हो तो वो आपके लिए ही नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा पेज कोई भी खोल के नहीं देखता। एक पेज सफिशिएंट होता है। आप 2 पेज पर भी बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। आपका मैक्स टू मैक्स लिमिट ही 1 पेज की होनी चाहिए, क्योंकि आपके केस में आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह इतने ज्यादा मेंशन नहीं करने होते, आपको वर्क एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मेंशन नहीं करना होता, तो आपका जो भी होता है वो सब कुछ एक पेज में आना चाहिए। दूसरी चीज होती है बुलेट पॉइंट फॉर्मेट। ट्राई कीजिए कि आप बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में ही सब चीजें लिखिए रेदर देन कि पैराग्राफ बनाकर लिखिए, क्योंकि पैराग्राफ देखने में भी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता और बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है उन सब चीजों को रीड करने में। इट्स बेटर कि आप बुलेट पॉइंट का यूज करें, ताकि बुलेट पॉइंट से सबको समझ भी आ जाए और आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाए। तीसरा पॉइंट होता है ग्रामेटिकल एरर। हमेशा ये चीज को तो जरूर चेक कर लीजिएगा या फिर 2-3 बार अपने रिज्यूमे को जरूर रीड कर लीजिएगा कि उसमें किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर एचआर ने आपका रिज्यूमे पढ़ा और उसमें उनको ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल गई तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाता है। चौथा पॉइंट होता है नेवर लाई। आपको अपने रिज्यूमे में कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इवेंचुअली बाद में आप पकड़े ही जाते हो, तो किसी तरह का भी झूठ लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपने किया होता है, जितनी आपको नॉलेज होती है, जो आपके स्किल सेट होते हैं, सिर्फ उन्हीं सब चीजों के बारे में मेंशन करिएगा। आपको अपनी ओर से कुछ भी झूठ लिखने की जरूरत नहीं होती। पांचवा पॉइंट होता है फॉर्मेटिंग का, यानी कि जब भी आप अपना रिज्यूमे लिखते हो तो उसमें कुछ ऐसा ना होना चाहिए कि देखने में ही अजीबोगरीब लगे, कोई वर्ड छोटे कोई वर्ड बड़े, ऐसे चीजें ना देखने को मिले। यानी कि आपने किसी में फॉर्मेटिंग साइज 16 यूज किया है, किसी में फॉर्मेटिंग साइज 12 यूज किया है, वो देखने में ही बहुत ज्यादा अजीब लग रहा हो, तो इन सब चीजों को भी अवॉइड ही करिए। कुछ वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर दिया जो कि जरूरत भी नहीं होती, लेकिन आपने कर दिया। कुछ वर्ड्स को आपने बोल्ड कर दिया है जिनकी जरूरत नहीं होती। तो इन सब चीजों पे ध्यान दें कि आपको कौन से वर्ड अंडरलाइन करने हैं, कौन से वर्ड आपको बोल्ड करने हैं। ये सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और लास्ट में मैं आपको ये चीज ऐड करना चाहता हूं कि जब भी आप अपना रिज्यूमे भेजते हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचेगा कि एचआर उसको मैन्युअली चेक कर रहा हो। छोटी कंपनीज में ऐसा हो जाता है कि वहां पे कम रिज्यूमे आते हैं तो आपका एक रिज्यूमे मैन्युअली चेक हो जाता है। लेकिन अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे सिर्फ 10-20 के अराउंड ही उनके पास रिज्यूमे आ जाते हो जिसको वो मैन्युअली चेक कर लेते हो। बिल्कुल भी नहीं, वहां पे 1000, 2000, 5000 से भी ऊपर रिज्यूमे आते हैं जिनको वो मैन्युअली चेक नहीं कर सकते। तो वहां पे वो क्या करते हैं कि ऑटोमेशन प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स खरीदे होते हैं जो कि आपके रिज्यूमे को वेरीफाई कर सके, आपके रिज्यूमे का एक स्कोर बना देते हैं। अगर आपने उनके ही डिसाइडेड स्कोर से ऊपर स्कोर कर लिया तो आपको कॉल कर दी जाती है, नहीं तो आपको कनेक्ट नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाएं तो इस तरह से बनाएं कि वो ऑटोमेशन टूल जो भी वो यूज करते हो वहां पे आपका स्कोर अच्छे से अच्छा आ जाए। ऑटोमेशन टूल के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वहां पे जो जेडी होती है उसको आपके रिज्यूमे के साथ कंपेयर किया जाता है और जितने जितने कीवर्ड्स या फिर जो भी मैच होते हैं उस हिसाब से आपका एक स्कोर बन जाता है। इसलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि बुलेट पॉइंट पे ज्यादा फोकस कीजिए एज कंपेयर टू पैराग्राफ, क्योंकि ऑटोमेशन टूल में आपके बुलेट पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है एज कंपेयर टू योर पैराग्राफ, तो रैंक करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।